नमस्कार साथियों, और मैं आपके सामने राजेंद्र सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल NTA नेट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस में। जैसा कि हम पिछले दिन प्लेटो के स्त्री और पत्नियों और संपत्ति का जो साम्यवाद है उसका अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने देखा था कि प्लेटो को कहाँ से साम्यवाद की प्रेरणा के स्रोत मिले हैं। उसके पश्चात हमने देखा था कि प्लेटो के साम्यवाद के आधार क्या क्या हैं। 4 आधारों को हमने देखा था: मनोवैज्ञानिक आधार, राजनीतिक आधार, दार्शनिक आधार और व्यवहारिक आधार। उसके बाद हमने प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को समझा था, और उसके पश्चात पत्नियों के साम्यवाद को, और उसके पश्चात आज अब हम समझने का प्रयास करेंगे प्लेटो के जो साम्यवाद हैं उसकी विशेषताओं को भी हमने कल देख लिया था, और आधुनिक साम्यवाद से हमने उसकी तुलना भी कर ली थी। उसमें हमने समानताएं और असमानताएं सबको देख लिया था। आज हम प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना देखेंगे। उसमें पहले हम संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना करेंगे, और उसके पश्चात पत्नियों का जो साम्यवाद है या स्त्रियों का जो साम्यवाद है उसकी आलोचनाओं को देखेंगे। तो आज के वीडियो को पूरा करने के पश्चात आप लोग प्लेटो के जो साम्यवादी सिद्धांत है उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, और उसकी जो कुछ आलोचनाएं हो सकती है उनका ज्ञान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं राजेंद्र सिंह आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन के बटन को आवश्यक रूप से दबा लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप जो ये ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं उनका लाभ ले सकें, जो कि हमारा उद्देश्य है। अधिक से अधिक छात्रों को इस जो ये महामारी का दौर है उसमें अधिक से अधिक छात्रों को लाभ मिल सके शिक्षा का। तो सीधा प्रारंभ करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो आज हम देखेंगे प्लेटो के साम्यवाद की आलोचनाएं। पहले हम संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना कर लेते हैं। तो संपत्ति का साम्यवाद मैंने आपको बताया था कि संरक्षक वर्ग के लिए ही यह साम्यवाद है, ये सेवी वर्ग के लिए नहीं है। तो उसकी जो पहली आलोचना की जा सकती है वह यह है कि मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति की अवहेलना। कहीं ना कहीं जो प्लेटो था वह मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति, यानी कि उसे परिवार की आवश्यकता पड़ती है, उसे संपत्ति की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे बाल बच्चों की आवश्यकता पड़ती है। इस चीज़ को समझने में कहीं ना कहीं जो प्लेटो था वह नहीं समझ पाया इस चीज़ को, इसलिए उसने अपने दार्शनिक राजा को स्थापित करने के लिए मनुष्य को एक, कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि एक मशीन के रूप में निर्मित करने का प्रयास किया है। इस आधार पर कहीं विद्वानों ने प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की है कि प्लेटो मनुष्य की जो मौलिक प्रवृत्ति होती है उसको समझने में असफल रहा। उसके पश्चात दूसरी आलोचना जो है वह है सामाजिक संघर्ष व तनाव में वृद्धि होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शक्तिशाली वर्ग है अगर उसे हम आर्थिकी से दूर कर देंगे, आर्थिकी उसके पास नहीं रहेगी, और जो सेवी वर्ग है उसके पास ही अगर आर्थिकी रहेगी, तो जो बुद्धि विवेक से अधिक सक्षम व्यक्ति है कहीं ना कहीं घृणा का भाव महसूस करेगा, और उस घृणा के भाव के कारण जो संरक्षक वर्ग है और जो सेवी वर्ग है उसके मध्य टकराव हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं प्लेटो का जो संपत्ति का साम्यवाद है उसके माध्यम से समाज में संघर्ष और तनाव में वृद्धि हो सकती है। इसलिए भी प्लेटो के जो संपत्ति के साम्यवाद है उसकी विद्वानों ने आलोचना की है। उसके पश्चात तीसरी आलोचना, परोपकार की भावना नष्ट हो जाएगी। जब किसी व्यक्ति के पास संपत्ति ही नहीं रहेगी, जिसके पास बुद्धि विवेक है उसके पास संपत्ति नहीं रहेगी, और जिसके पास बुद्धि विवेक कम मात्रा में है उसके पास संपत्ति रहेगी, तो कहीं ना कहीं परोपकार की भावना नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जो बुद्धि विवेक है, जो समझता है इस बात को कि दान करने से, किसी की मदद करने से कुछ लाभ हो सकता है, तो वैसे व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं रहेगी, और जो इन चीज़ों को नहीं समझता है उन व्यक्तियों के पास संपत्ति रहेगी। तो उस परोपकार की भावना का क्या हो जाएगा, नष्ट कहीं ना कहीं हो जाएगी। जब संपत्ति ही नहीं रहेगी तो आखिर कोई व्यक्ति परोपकार करेगा कैसे। तो इस आधार पर भी प्लेटो के जो संपत्ति का साम्यवाद है उसकी आलोचना की जा सकती है।
उसके पश्चात जो अगली आलोचना है वह है मानसिक दुर्गुणों को दूर करने में संपत्ति का साम्यवाद सहायक नहीं। क्योंकि प्लेटो ने साम्यवाद जो लगाया है वह एक तो संरक्षक वर्ग को उसके उत्तरदायित्वों से, जो अन्य उत्तरदायित्व हैं उससे दूर करने के लिए लगाया है, और दूसरा मानसिक दुर्गुण जो हो सकते हैं, भ्रष्टाचार या लोलुपता हो सकती है, उन चीज़ों से दूर करने के लिए ही जो साम्यवाद है संपत्ति का वह लगाया है। किंतु हम यह नहीं कह सकते कि अगर व्यक्ति को स्त्रियों से दूर कर दिया जाए, संपत्ति से दूर कर दिया जाए, तो उसके भीतर का जो भ्रष्ट आचरण है वह कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि जब व्यक्ति के पास अगर संपत्ति है तो उसे उस संपत्ति से प्रेम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, किंतु एक अधिक मात्रा जब किसी के पास किसी चीज़ की हो जाती है तो कहीं ना कहीं वह उससे ऊब जाता है, और जब किसी चीज़ की मात्रा कम या बिल्कुल नगण्य होती है तो उस वस्तु से प्रेम कहीं ना कहीं अधिक उभरता है। मनुष्य की एक ये प्रकृति रही है कि जो चीज़ आपके पास नहीं होगी उससे आपको प्रेम अधिक होता है, और जो चीज़ आपके पास होती है उससे कम प्रेम होता है। तो जब मनुष्य को और शासकों को, संरक्षकों को संपत्ति से दूर कर दिया जाएगा तो तब उनके पास संपत्ति के प्रति अधिक प्रेम उभर सकता है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि संपत्ति से दूर करने से संरक्षक वर्ग के मानसिक दुर्गुणों को दूर किया जा सकता है। इसलिए इस आधार पर भी प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की गई है। उसके पश्चात अगली आलोचना यह है कि सभी वर्गों पर लागू नहीं है। जब आपने कुछ वर्गों को संपत्ति से दूर कर दिया है तो आपको सभी वर्गों को संपत्ति से दूर करना चाहिए था। तो इस आधार पर भी प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की गई है, क्योंकि उसने सिर्फ संरक्षक वर्ग पर ही संपत्ति का साम्यवाद लगाया है, सेवी वर्ग पर नहीं लगाया है। तो अगर आप यह देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए आपने संपत्ति का साम्यवाद लगाया है, तो भ्रष्टाचार तो छोटे वर्गों में भी हो सकता है, सेवी वर्ग में भी हो सकता है। समाज में भ्रष्टाचार तो व्याप्त रहेगा और वही भ्रष्टाचारी व्यक्ति दूसरे को भी प्रभावित कर सकता है। तो जब भ्रष्टाचार ने समाप्त ही नहीं होना है तो आपका साम्यवाद किस बात का, इसलिए भी प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की गई है। उसके पश्चात ऐतिहासिक आधार पर भी अनुपयुक्त। इतिहास में हमें कहीं उदाहरण नहीं मिलता है कि किसी व्यक्ति को आप संपत्ति से दूर कर दें तो वह भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो सकता। ऐसा एक भी उदाहरण हमको नहीं मिलता है। इस आधार पर भी प्लेटो के साम्यवाद की ऐतिहासिक आधार पर अनुपयुक्त होने के कारण भी इसकी आलोचना की जा सकती है। उसके पश्चात अगला जो है वह है शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु व्यक्तिगत संपत्ति आवश्यक है। शारीरिक एवं मानसिक दोनों के विकास के लिए, क्योंकि शरीर तभी स्वस्थ हो सकता है जबकि आप पूर्ण मात्रा में आपके शरीर की जितनी आवश्यकता है उसका सेवन करें, और मानसिक विकास भी तभी हो सकता है क्योंकि अगर शासकों को जितनी उनकी आवश्यकता है उसी अनुसार उनके चीज़ों की पूर्ति की जाएगी तो कहीं ना कहीं संभावना है कि उन्हें हर समय हर वस्तु उपलब्ध न हो पाए, जबकि संपत्ति होने पर वो उन चीज़ों को अपने माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। क्योंकि संपत्ति नहीं है, राज्य ने ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, इसलिए संभावनाएं हैं कि उन्हें जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है वह उसकी पूर्ति न कर सके और उनके मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए भी प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की गई है। अंतिम आलोचना जो संपत्ति के साम्यवाद की है वह है स्वतंत्रता एवं समानता की भावना नष्ट। तो कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तियों को जब आप संपत्ति से दूर कर देंगे और कुछ व्यक्तियों को नहीं करेंगे, तो जिन व्यक्तियों को आपने संपत्ति से दूर किया है वर्तमान लोकतांत्रिक समाज में हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता एवं समानता की जो भावना है आज लोकतांत्रिक विश्व में, उसका विखंडन कहीं ना कहीं प्लेटो ने अपने संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत से किया है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जा सकती है। इसे अलोकतांत्रिक सिद्धांत भी एक विशेषता आप यह भी जोड़ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है। उसके पश्चात अब हम समझने का प्रयास करते हैं प्लेटो का जो स्त्रियों का साम्यवाद है उसकी आलोचना देखते हैं। तो पत्नियों का साम्यवाद और स्त्रियों का साम्यवाद, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों एक ही है, आप इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा। तो पत्नियों के साम्यवाद की जो आलोचना है, सबसे पहली आलोचना यह है कि राज्य परिवार का रूप धारण नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं प्लेटो ने अपने जो पत्नियों का साम्यवाद है उसके माध्यम से जो शासक वर्ग है
और जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है उनको राज्य के रूप में परिवार में स्थापित करने की बात की। अर्थात वह विवाह से दूर रहेंगे किंतु उन्हें संतान उत्पत्ति करने की अनुमति होगी और श्रेष्ठ पुरुषों को श्रेष्ठ महिलाओं के साथ रखा जाएगा और उससे उनकी क्या है श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न होगी। तो कहीं ना कहीं यह एक जंगल राज की तरह है जिसमें किसी को भी यह पता ना होगा कि मेरा पिता कौन है, मेरी माता कौन है। तो इसलिए एक जंगल राज होगा। जैसे कि आप जानवरों को देखते हैं कि उनको अपने रिश्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और वह विभिन्न प्रकार के अवैध संबंधों में संलिप्त रहते हैं। तो वैसी ही व्यवस्था कहीं ना कहीं प्लेटो के जो स्त्रियों का साम्यवाद है उसके माध्यम से मनुष्य के भीतर भी आ जाएगी। इसलिए इसकी आलोचना की जा सकती है। और जो राज्य है वह परिवार का रूप धारण नहीं कर सकता। राज्य को बड़ा परिवार कहना चाहता है प्लेटो, किंतु परिवार एक अलग प्रेम भाव परिवार के भीतर होता है। आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं आपको सुनने को मिलती है, किंतु जब वही ऐसी घटनाएं आपके परिवार के साथ होती है तो एक अलग संवेदना आपके भीतर से निकलती है। जबकि आम रूप में जब आप इन चीज़ों को सुनते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ हो, किंतु जो मानव प्रकृति है हम देख सकते हैं कि परिवार के लिए अधिक संवेदनाएं होती है जबकि परिवार से बाहर के लोगों के लिए कम संवेदनाएं होती है। उसके पश्चात दूसरी जो आलोचना है वो है बच्चों का स्वास्थ्य विकास अवरुद्ध हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्लेटो ने श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न करने की बात तो सोच ली और उस आधार पर हम उसे सही भी ठहरा ले तो उन श्रेष्ठ संतानें जो हैं उनकी परवरिश कौन करेगा, इस चीज़ को प्लेटो नहीं समझ पाया था। और इस आधार पर प्लेटो के जो ये पत्नियों का साम्यवाद है उसकी आलोचना की जा सकती है। क्योंकि श्रेष्ठ संतानें तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के सम्मिलन से उत्पन्न हो सकती है, किंतु उनका उतनी ही श्रेष्ठता से पालन पोषण संभव नहीं है राज्य के द्वारा। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि यह किसकी संतान है, क्योंकि जो ममत्व होता है उसको एक अलग ही प्रकार की वह धारणा होती है। जैसा कोई माँ अपने पाल्य का या बालक बालिका का पोषण करती है या उसकी देख रेख करती है, वैसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो जब किसी श्रेष्ठ बालक भी अगर उत्पन्न हो और उसकी देख रेख ना हो तो वह श्रेष्ठ नहीं रह जाएगा। तो यह कहना कि साम्यवाद, पत्नियों के साम्यवाद के माध्यम से श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति जरूर हो सकती है किंतु वह श्रेष्ठ बने रहेंगे अंत तक, यह संभव नहीं है। तो इस आधार पर भी प्लेटो की संपत्ति के जो पत्नियों के साम्यवाद है उसकी आलोचना की जा सकती है। और बच्चों का विकास पर इसका स्वास्थ्य विकास अवरुद्ध होना ही होना है। वो मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि उनकी देखभाल उतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकती है। तीसरी आलोचना है परिवार की एक नैतिक शिक्षण संस्था के रूप में जो महत्ता है, प्लेटो उसकी अवहेलना करता है। आपने देखा होगा और विद्वान भी मानते हैं कि एक बालक 6 वर्ष की जो उसकी उम्र होती है उससे पहले वो 80% 70% चीज़ों को अपने जीवन में प्रयोग में आने वाली सीख जाता है। जब क्यों इन चीज़ों को वह कहाँ सीखता है? अपने परिवार के भीतर, अपने परिवार में सीखता है। किंतु जब परिवार ही नहीं रहेगा तो इन चीज़ों को बालक कैसे सीखेगा, इसका कोई जवाब प्लेटो नहीं दे पाया। तो इस आधार पर भी उसकी आलोचना की जा सकती है। जो परिवार के भीतर नैतिक शिक्षण संस्था होती है, यानी कि नैतिकता का ज्ञान छात्र को या किसी बालक बालिका को मिलता है, उसको भी प्लेटो नहीं समझ पाया, इसलिए भी इसकी आलोचना की जा सकती है। उसके अलावा जो चौथी आलोचना वह है परिवार राज्य का आधार है और राज्य उसका ही विस्तृत रूप है। तो कहीं ना कहीं जब परिवार को ही प्लेटो समाप्त कर देगा तो धीरे धीरे स्वतः ही उसका राज्य भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कहीं परिवारों को मिलाकर ही राज्य बनते हैं, परिवारों को मिलाकर गांव बनते हैं, गांवों को मिलाकर शहर बनते हैं और उनका विस्तृत रूप ही क्या है? राज्य है। और जब परिवारों को ही समाप्त कर दिया जाएगा तो एक अच्छा राज्य का निर्माण क्या है? अस्तित्व, राज्य स्वतः ही उससे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इस बात को भी प्लेटो समझने में कहीं ना कहीं विफल रहा। उसके पश्चात यौन विकृतियाँ बढ़ेगी। कहीं ना कहीं जब परिवार नामक संस्था नहीं होगी तो व्यक्ति किन्हीं भी जो महिला पुरुष होंगे, क्योंकि श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न करनी है
तो कभी भी किन्हीं व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इससे क्या है, यौन विकृतियाँ उत्पन्न होगी। इस बात को समझने में भी प्लेटो कहीं ना कहीं अक्षम रहा और इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जा सकती है। अगला जो है वो है, जिन संबंधों में यौन संबंध वर्जित है उनमें भी कायम हो जाएंगे। तो जैसे आपने देखा होगा कि परिवार के रूप में जो आपके आपसी रिश्ते होते हैं उनमें यौन संबंध वर्जित होते हैं। कई प्रकार के रिश्ते होते हैं, भाई बहन का होता है, माँ बेटे का होता है, ऐसे कई प्रकार के संबंध होते हैं जहाँ यौन संबंध वर्जित होते हैं। किंतु जब आपको प्लेटो के पत्नियों के साम्यवाद के अनुसार जब किसी को यही पता नहीं होगा कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बेटा है, कौन मेरा पिता है, तो इस तरह क्या है, जानवरों की तरह क्या है, आपस में ऐसे संबंध स्थापित हो जाएंगे जो कि व्यावहारिक जीवन में हम उन्हें उचित नहीं ठहरा सकते हैं। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जा सकती है। उसके पश्चात श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति संभव नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि श्रेष्ठ संतानें तो जरूर उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु उनको श्रेष्ठ अंत तक बनाया जा सके यह संभव नहीं है। इस आधार पर इसकी आलोचना की जा सकती है। और अंतिम आलोचना है, माता पिता बालकों को पहचान ही लेंगे आनुवंशिक गुण द्वारा। तो यह भी एक आलोचना की गई है, कुछ विद्वानों ने की है कि जब संतान उत्पत्ति होगी श्रेष्ठ लोगों के सम्मेलन से, तो कोई भी व्यक्ति अपनी संतानों को अवश्य पहचान लेगा, क्योंकि जेनेटिक गुण जो होते हैं वह बच्चों के चेहरों पे आ जाते हैं, बच्चों के भीतर वो जेनेटिक गुण आ जाते हैं। तो इससे व्यक्ति अपनी संतानों को पहचान सकता है, और जब वो अपनी संतानों को पहचान ही लेगा तो फिर प्लेटो के साम्यवाद का जो परिवार से दूर व्यक्तियों को वो करना चाहता है वह कहीं ना कहीं नहीं कर पाएगा। तो इस आधार पर प्लेटो का साम्यवाद पूर्णतः विफल हो जाता है। और इन आलोचनाओं को देखते हुए हम मान सकते हैं कि प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया है कहीं ना कहीं एक, भले ही प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य बिल्कुल औचित्यवान हो, वह शासक वर्ग को अपने अन्य उत्तरदायित्वों से दूर करना चाहता हो, इसलिए उसने अपने साम्यवाद के सिद्धांत को दिया हो, किंतु व्यावहारिक रूप में प्लेटो के साम्यवाद को स्थापित कर पाना संभव नहीं है, यह हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो के साथ ही आपका जो साम्यवाद का टॉपिक है वो समाप्त हो गया, और अब हम अगले दिन नए विचारक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। वैसे प्लेटो का जो दार्शनिक शासक का सिद्धांत है उसको भी आपको बताना होगा, किंतु वह बड़ा सरल दार्शनिक शासक का सिद्धांत है। जब प्लेटो के न्याय को, प्लेटो की शिक्षा को और प्लेटो के साम्यवाद को स्थापित कर दिया जाएगा तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो अस्तित्व में आ जाएगा। और दार्शनिक राजा का सिद्धांत हम शिक्षा सिद्धांत में पढ़ ही सकते हैं कि दार्शनिक राजा कैसे उत्पन्न होगा। जब व्यक्ति अपना न्याय करेगा और शिक्षा ग्रहण करेगा तो दार्शनिक शासक स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी आपको वीडियो बनाकर दिया जाए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बता दीजिएगा, तो आपको उस पर भी एक लघु वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। किंतु प्लेटो का आदर्श राज्य जो है बड़ा सरल है। इन तीनों विचार सिद्धांतों को अगर लागू कर दिया जाए तो प्लेटो का आदर्श राज्य ही अस्तित्व में आता है। इसमें बड़ा सरल है इसको समझना। आप फिर भी अगर आप वीडियो चाहते होंगे तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बता दीजिए। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।